औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 301 लेसन नंबर 11। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 10 में हम लोग ने 4 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि फर्स्ट 4 है उनको हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इन 3 को डिस्कस करने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये यहाँ पे यानी कि लेसन नंबर 11 में हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 10 में जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए थे उनमें क्लैरिटी था, और उसके बाद करेक्टनेस था, और उसके बाद कंसाइजनेस था, और उसके बाद कर्टिस था। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उनमें कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस और उसके बाद कंक्रीटनेस। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आप देखें तो ये आपको एक स्टार्ट में एक लेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ें, इसके हर सेंटेंस के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, ठीक है, तो हर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो वी से हो रही है। ठीक, अब ये वी से क्यों हो रही है और इस वी का क्या मतलब है ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडर, ये सेकंड पैराग्राफ में, कंसिडरेशन मीन्स राइटिंग एवरी लेटर कीपिंग योर रीडर इन माइंड। कंसिडरेशन कंसिडर से निकला है कि कंसिडर का क्या मतलब होता है कि कंसिडर करना यानी कि सोचना। तो इसमें जब भी आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपने अपने रीडर के बारे में सोचना होता है कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, हर चीज़ को आपने सोचना पड़ता है। उसकी डिज़ायर क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसकी इमोशंस क्या है, ये सारी चीज़ आप सोचते हैं। उसके बाद आप जो राइटिंग करते हैं, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सोची हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में एक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रिंसिपल है कंसिडरेशन, उसको आपने स्किप कर दिया, उसको आपने ओमिट कर दिया है अपनी राइटिंग में से। ठीक है, अगर इसको आपने ओमिट कर दिया तो लाजमी बात है कि फिर आपकी राइटिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रही है। तो इस जो कंसिडरेशन है इसको आपने लाजमी अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करना होता है, अदरवाइज़ आपकी राइटिंग इफेक्टिव नहीं होती। तो 3 से यानी कि स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करने के जो 3 तरीके का वो क्या है। सबसे पहले फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, ये क्या है ये मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। उसके बाद शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट, और उसके बाद एम्फसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स। कि सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ता है यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। आई एंड वी एंड यू एटीट्यूड का क्या मतलब है कि जब भी आपने लेटर लिखना है, ठीक है, तो लेटर के अंदर आपने आई एटीट्यूड और वी एटीट्यूड पर कम इंहिसार करना है, आपने ज़्यादा यू एटीट्यूड पर फोकस करना है। किस तरह कि आप अभी आपने ऊपर वाला लेटर देखें, ये वाला फर्स्ट लेटर, ठीक है, इसमें आप देखें जैसे मैंने पहले बात की कि हर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वी से हो रहा है, वी प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है और वी से हर सेंटेंस को तकरीबन स्टार्ट किया गया है। तो इसमें जो राइटर है उसने अपने आप पर फोकस ज़्यादा किया है। उसने ना तो रीडर्स की किसी यानी कि उसके आप ये कहते हैं डिज़ायर का ख्याल रखा है, ना उसकी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखा है, ना उसकी एजुकेशन, ना उसकी स्किल्स, ना उसकी सर्कमस्टांसेस, ना उसकी इमोशंस, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। उसने सिर्फ अपनी बात की है, वही से उसने स्टार्ट किया, उसने वही एटीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया है। इसी तरह अगर यहाँ पे आई एटीट्यूड भी होता तो फिर भी वो गलत था। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे कंसिडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक गुड राइटर बनना चाहते हैं तो आपको यू एटीट्यूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, यानी कि आपको राइटर्स की जो यानी कि एटीट्यूड है, ठीक है, उसके इमोशंस है, उसके ऊपर आपको उनको अपने माइंड में रखना होगा, और उसके बाद उस बेस पर आपने अपनी जो राइटिंग है उसको करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज़ जो आपकी राइटिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप सारी अपनी बात कर देंगे, अगले बंदे का ख्याल नहीं करेंगे, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसके इमोशन क्या है, वो मुझसे चाहता क्या है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो अगला बंदा जो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। और जब रिस्पॉन्स नहीं देगा तो लाजमी बात है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन में यही आपने पढ़ा था कि जब भी 2 ह्यूमन बीइंग्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स लाजमी आता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जब ना आए तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। तो जब आप आई एटीट्यूड और वी एटीट्यूड पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो लाजमी बात है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ शो ऑडियंस बेनिफिट्स आर इंटरेस्ट, कि इसमें आपको आइडियाज़ के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट को इसको भी आपने माइंड में रखना होता है। यूअर रीडर इज़ लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली व्हेन यू शो देम बेनिफिट्स, कि जब आपने अपने रीडर्स को कोई ना कोई यानी कि अपने लेटर में बेनिफिट्स शो कर दिए हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल मुमकिन है कि रीडर आपको यानी कि लाजमी बात है रिप्लाई करेगा। इवन इन कन्वेइंग अनफेवरेबल मैसेज टू योर रीडर यू कैन प्लेन इट इन अ वे द रीडर फाइंड सम बेनिफिट्स इन इट। किस तरह
कि जब आप कोई नेगेटिव यानी कि इवन कि जब आप कोई नेगेटिव मैसेज भी डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ऐसे उसको उस मैसेज को प्लान करना चाहिए कि आप उसमें कहीं ना कहीं जो रीडर है, जो आपका यानी कि पढ़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसको अपना फ़ायदा नज़र आए। ठीक है, जब उसको कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा नज़र आएगा तो उसके बाद वो आपको यानी कि लाजमी बात है आपको रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें, ये शो ऑडियंस बेनिफिट्स आर इंटरेस्ट के थर्ड पैराग्राफ में, पैराग्राफ की जो फोर्थ लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को आप रीड करें तो इसमें काफ़ी डिटेल में बात की गई और इसमें बिल्कुल नेगेटिव बात की गई है, कोई पॉजिटिव बात नहीं की गई, कोई यानी कि बेनिफिट शो नहीं किए गए, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। इसी तरह अगर आप ये सेकंड में देखें, यू कैन नाउ शॉप टिल 11 PM एवरी डे, तो इसमें आप देखें तो यानी कि उसने जो राइटर है उसने यहाँ पे यू एटीट्यूड को शो कर दिया। यू एटीट्यूड शो हो गया, इट मीन्स कि अब जो यानी कि रीडर्स के बेनिफिट्स हैं और इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ पे शामिल कर ले गया। उसके बाद एम्फसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स, कि जब भी आपने कोई बात करनी होती है, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में ज़्यादा बात करें, ना कि नेगेटिव वे में। किस तरह नेगेटिव अनप्लेजेंट, अब नेगेटिव किस तरह होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट फॉर यू टुडे, कि जब आप ये कह देते हैं कि आप आज आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। इसी तरह जब अगर आप पॉजिटिव वे में बात करें तो आप ये कह दें कि जब तक यानी कि जैसे मुझे आपका कार्ड मिलता है मैं आपका अकाउंट ओपन करने की कोशिश करूँगा। अब उसमें आपने डायरेक्ट रिप्लाई यानी कि रिप्लाई कर दिया कि नहीं हो सकता, बात ख़त्म हो गया, नेगेटिव यानी कि रिस्पॉन्स चला गया। लेकिन पॉजिटिव में क्या है कि एज सून एज योर सिग्नेचर कार्ड रीचेस अस वी ग्लैडली ओपन एन अकाउंट फॉर यू। तो उसमें आप देखें तो ये आपको आइडिया हो गया कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है, जो पहले यानी कि लेटर है इसमें सारी चीज़ नेगेटिव है, इसमें कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं। इसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें सारी चीज़ उसने नेगेटिव बताई है, कोई चीज़ भी पॉजिटिव नहीं बताई। इसमें आई और वी एटीट्यूड पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी तरह सेकंड इस लेटर में देखिए डियर मिस्टर तारक वाले में, ठीक है, तो इसमें आप देखें तो इसको आप पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा वी एटीट्यूड पर फोकस किया गया और उसके बाद इसमें जो राइटर का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको भी मद्देनज़र रखा गया और उसके बाद इसमें पॉजिटिव जो बात है वो ज़्यादा की गई है, नेगेटिव बात पर जो तवज्जो है वो कम दी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कंसिडरेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कहते हैं कि ए बिजनेस मैसेज इज़ कंप्लीट व्हेन इट कंटेन ऑल फैक्ट्स दैट रीडर्स आर लिसनर नीड फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर, कि जब भी यानी कि आपको कोई रीडर आपको यानी कि कोई ना कोई लेटर लिखता है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आपका काम बनता है कि आप उसको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, किस तरह, बैकग्राउंड, उसके बाद व्यू पॉइंट, नीड्स, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्टेटस, इमोशंस, हर चीज़, किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, अब उसने अपने कंप्यूटर के, अब वो कहता है कि मुझे जी फ़लाँ कंपनी का कंप्यूटर चाहिए, लेकिन उसने ये आपको नहीं बताया कि आपको यानी कि उसको कौन सा कंप्यूटर चाहिए। तो लाजमी बात है अब आप दोबारा लेटर लिखेंगे कि भाई आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए, आपको कितनी हार्ड डिस्क वाला चाहिए, कितना प्रोसेसर, इसी तरह यानी कि कितनी रैम वाला आपको चाहिए, और आपको जो यानी कि एलसीडी चाहिए वो कितनी चाहिए। तो अब उसने अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं किया, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटनेस वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर यानी कि कहीं से खरीदो, आप उनको ये कह दें कि मुझे फ़लाँ कंपनी का कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर आपको वो तब तक नहीं देंगे जब तक उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आपका काम बनता है कि आपको यानी कि प्रॉपर जो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आप उनको दें। ठीक है, तो कंप्लीटनेस इसके नाम से जा रहा है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो इसमें अपनी पूरी बात कर दें, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाए कि ये बंदा चाहता क्या। उसके बाद ही वो आपको रिप्लाई करेगा, और उसका रिप्लाई फिर एक तो ये इससे ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाएगा और उसका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि जब आप एक ही मैसेज में अपनी बात को कंप्लीटली बयान कर देंगे, अगला बंदा आपके लेटर को पढ़ेगा, वो फ़ौरन आपको उस लेटर का रिप्लाई कर देगा। ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाफ बात करेंगे, कंप्लीट बात नहीं करेंगे, तो जैसे आपका मैसेज कोई यानी कि रीडर पढ़ेगा, उसके बाद वो दोबारा आपको लेटर लिखेगा, उसको लेटर लिखना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर आपको दोबारा बताना पड़ेगा, बात लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीटनेस का ये भी एडवांटेज होता है कि जब आप एक मैसेज यानी कि एक ही लेटर में अपनी सारी बात कर देते हैं, तो पढ़ने वाले का टाइम भी बच जाता है और आपका भी बच जाता है। ठीक है, आप कंप्लीटनेस को इसमें राइटिंग में इन्वॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, और उसके बाद गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। अब प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि उसको A to Z आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। जिस तरह मैंने पहले बात किया कि A to Z कि हाउ मच, व्हाट साइज़, व्हाट टाइप के, इसमें यहाँ पे एंड पे आप देखें 5 W's एंड 1 H। इसका क्या मतलब है कि 5 W's का मतलब है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, तो इस तरह के यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, तो हु, हुम, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है W's।
5 Ws के 5 Ws का जिक्र लाजमी करें। उसके बाद 1H का मतलब कि हाउ का जिक्र, उसके बाद व्हाट, उसके बाद वाई, उसके बाद वेयर, उसके बाद हु, उसके बाद whom। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं 5 Ws और 1H का जिक्र लाजमी करें, A to Z आप उसको बता दें। उसके बाद आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद यानी कि जो आपका रीडर है उसने अपने आपसे जितने क्वेश्चंस किए हैं, आपका काम बनता है कि आप उसको A to Z बता दें। जितने क्वेश्चन आपने किए, कोई क्वेश्चन आप उसका स्किप ना करें। उसने बेशक आपसे जितने क्वेश्चन किए, आपने बेशक यानी कि जितना डिटेल में आंसर दे दें, लेकिन आंसर हर क्वेश्चन का आपको चाहिए कि आप उसको दें। इससे फिर यह होगा कि रीडर का जो यानी कि जो आपका इमेज जाएगा वो भी अच्छा जाएगा, और उसके बाद जो रीडर के ऊपर आपका इंप्रेशन जाएगा वो भी अच्छा जाएगा, और उसके बाद रीडर आपको अच्छे अंदाज से रिप्लाई करेगा। उसके बाद गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। इसका क्या मतलब है कि सम टाइम एज एन इंटेलिजेंट राइटर यू नो व्हाट योर रीडर मे नीड टू नो अबाउट एनी सर्टन थिंग्स। कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है, आपके जहन में एक आइडिया होता है कि आपने ये नहीं, आप फ़र्ज़ करें कि आपके जो रीडर है, ठीक है, उसने आपको लेटर लिखे कि मुझे फ़लाँ कंप्यूटर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि फ़लाँ कंप्यूटर मुझे चाहिए, तो आप उसको वो इन्फॉर्मेशन तो देंगे, लेकिन आप उसको साथ किसी और जो उसके रिलेटेड कंप्यूटर है, ठीक है, उसी के साथ क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दें। तो इससे क्या होगा कि जो यानी कि जैसे वो इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, हो सकता है वो अपने जो उसकी चॉइस है उसको यानी कि ओमिट कर दे और आपकी चॉइस के साथ चला जाए। तो इस तरह ये भी एक तरीक़ाकार होता है। इंटेलिजेंट जो राइटर होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, यानी कि जो चीज़ उसने आपसे मांगी नहीं है आप उसको वो भी प्रोवाइड कर दें। एक्स्ट्रा डिटेल आप उसको दे दें व्हेन डिज़ायरेबल। कई दफ़ा डिज़ायरेबल होती है, कई दफ़ा आपसे मांगेंगे, ठीक है, तो फिर आपका काम बनता है कि आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करें। उसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस कहता है मीन द मैसेज इज स्पेसिफिक, कि आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और विविड होना चाहिए, ठीक है। इफ़ अ मैसेज लैक दीज क्वालिटीज़, अगर आपका मैसेज इन क्वालिटीज़ को लैक करता है, यानी कि स्पेसिफिक भी नहीं है, डेफिनेट भी नहीं है, विविड भी नहीं है, तो वो फिर वैग और जनरल होगा, ठीक है। टू अचीव कंक्रीटनेस डेनोटेटिव वर्ड्स विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कनोटेटिव वर्ड्स। तो आपको कंक्रीटस का मतलब है कि आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड, वेल स्पेसिफिक, विविड होना चाहिए, ठीक है। इसकी और इसको अटेन करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहले यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड देन पुट एक्टिव वर्ब्स इन द सेंटेंस। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब है कि ऑलवेज यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स, कि हमेशा फैक्ट्स को यूज़ करें। फिगर्स इन योर मैसेज, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़। अब यहाँ पे देखें जो वेग सेंटेंस है वो क्या है, प्लीज़ सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उसके बाद क्लियर में देखें तो बाकी यही है। लास्ट पे 21 अगस्त, लास्ट पे देखें 21 अगस्त उसने मेंशन कर दी। पहले सेंटेंस में उसने नहीं बताया कि उसको कब चीज़ चाहिए, तो आपको नहीं पता कि आपने कब भेजनी है, उसने बताया ही नहीं है। तो ये जो मैसेज था ये यानी कि वैग था, ठीक है, विविड था, और उसको विविड नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखें जो क्लियर है, विविड है, वो क्या है कि द फॉलोइंग आइटम, उसमें आपने तारीख उसने आपको बता दी कि 21 अगस्त, कि 21 अगस्त तक मुझे चाहिए, 21 अगस्त को आप भेज दें। तो उसमें अब जो मैसेज है वो क्लियर हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़, पुट एक्टिव वर्ब्स इन द सेंटेंस। एक्टिव वर्ब्स मेक राइटिंग फोर्सफुल एंड मोर इंटरेस्टिंग टू रीड और हियर। कि जो एक्टिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा शॉर्ट यूज़ किए जाते हैं, कंसाइज यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें जो यानी कि चीज़ होती है वो एक तो स्पेसिफिक होती है, उसके बाद पर्सनल होती है, और उसके बाद कंसाइज होती हैं। किस तरह? अब यहाँ पे देखें स्पेसिफिक में द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड, अब ये स्पेसिफिक है। अब इसी का जो यानी कि स्पेसिफिक नहीं वो क्या, ए डिसीजन हैज़ बीन मेड। अब वो देखें वो स्पेसिफिक नहीं है, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसी तरह पर्सनल में देखें यू विल नोट, अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या है, इट विल बी नोटेड। अब वो वर्ड्स भी ज़्यादा हो गए हैं, इट विल बी नोटेड 4 वर्ड्स हो गए हैं। इसमें देखें यू विल नोट 3 लफ्ज़ है, तो ये पर्सनल भी है, और उसके बाद ये क्या है, ये स्पेसिफिक भी है और कंसाइज भी है। उसके बाद कंसाइज द पैसिव रिक्वायर्स मोर वर्ड्स, कि पैसिव में ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और कंसाइज में कम वर्ड होते हैं। और जो पर्सनल का यहाँ पे मतलब है कि इसमें यू आई वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, जबकि अगर आप पर्सनल यानी कि यूज़ नहीं करेंगे तो इट विल बी नोटेड, इट दिस डैट, इस तरह के वर्ड जो होंगे वो यूज़ किए जाएंगे। कंसाइज का जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें जो आपका जो यानी कि जो सेंटेंस होंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो वो कंसाइज होंगे, और जो पैसिव वॉइस में होंगे वो कंसाइज नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा यानी कि उसमें जो एक्सप्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए एम्फेटिक, पैसिव वर्ब मेक एन एक्शन डल, कंपेयर द स्टूडेंट हेल्ड अ कंटेस्ट विद अ कंटेस्ट वाज हेल्ड बाय अ स्टूडेंट। उसके बाद देखें तो यानी कि एम्फेटिक का मतलब है कि यहाँ पे देखें द स्टूडेंट हेल्ड अ कंटेस्ट, के स्टूडेंट्स ने एक कंटेस्ट को हेल्ड किया, और उसके बाद यहाँ पे देखें विद द
कंटेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखिए तो यानी कि जो काम करने वाला स्टूडेंट्स हैं उनका जिक्र यहाँ पे यानी कि डूअर का जिक्र यहाँ पे हो गया, लेकिन आगे देखें तो उसमें पैसिव वॉइस में डूअर का जिक्र नहीं है। उसके बाद देखें लेकिन कई यानी कि सिनेरियो इस तरह होता है कि जहाँ पे आपको पैसिव वॉइस भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपको हर दफ़ा अपने लेटर्स वगैरह में एक्टिव वॉइस ही यूज़ करना हो। पैसिव वॉइस आपको कब यूज़ करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट, कि जब भी आप पर्सनल ब्लंट से अवॉइड करना चाहते हैं उस टाइम आप एक्टिव वॉइस को यानी कि यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस की बजाय। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ लेस हार्श देन यू मस्ट अटेंड। अब देखिए अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, ये लॉन्ग हो गया, हालांकि ये एक्टिव वॉइस है। उसके बाद है कि यू मस्ट अटेंड, अब ये पैसिव वॉइस है लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, इज़ लेस हार्श, तो उसमें यानी कि ये आपने यूज़ करना। उसके बाद देखें सेकंड पॉइंट, व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन यू आर इन्वाइटेड। अब देखें यू आर इन्वाइटेड इज़ बेटर देन वी इन्वाइट यू। यू आर इन्वाइटेड एक पैसिव वॉइस है, वी इन्वाइट यू एक एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे यू आर इन्वाइटेड ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यों? कि इसमें आपने स्ट्रेस किया ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन आपने यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया, तो इसलिए ये बेहतर लग रहा है। उसके बाद देखें थर्ड पॉइंट, व्हेन द डोर इजंट इम्पोर्टेंट व्हेन द डूअर इजंट इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंस, यानी कि जब डूअर जो काम करने वाला होता है वो सेंटेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो उस टाइम भी आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। किस तरह? पीपल वर आस्क्ड टू टेक देयर सीट्स, पीपल वर आस्क्ड टू टेक देयर सीट्स, कि लोगों को कहा गया था कि अपनी सीट्स लें। अब इसमें जो डूअर है वो यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सारी बात जो हो रही है वो लोगों की हो रही है, तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी? यहाँ पे पैसिव वॉइस ही यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पुट एक्शन वर्ब्स, पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट नाउन्स, यूज़ वर्ब्स, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप वर्ब्स यूज़ करें, नाउन्स को यूज़ ना करें। 7 वर्ब्स बी, गिव, हैव, होल्ड, मेड, पुट एंड टेक मे बी अवॉइडेड एज दे इंट्रोड्यूस एन एक्शन हिडन, कि जब आप इस तरह के यानी कि वर्ब्स को यूज़ कर देते हैं जिनमें बी, गिव, हैव, होल्ड, तो ये एक्शन को हाइड कर देते हैं। एक्शन हिडन, द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज कलेक्शन ऑफ बैड डेबिट्स, एक्शन इन द वर्ब द ऑफिस कलेक्ट्स बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ऑफिस कलेक्ट्स यानी कि ऑफिस एक काम कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले में देखें तो उसमें कोई यानी कि एक्शन जो था वो हाइड हो गया था। द एक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज कलेक्शन ऑफ बैड डेबिट्स, इसमें आप देखें एक्शन हाइड हो गया, लेकिन एक्शन इन द वर्ब, इसमें सेकंड सेंटेंस में आप देखें तो एक्शन क्लियर है कि द ऑफिस कलेक्ट्स बैड डेब्ट्स। उसके बाद देखिए पुट एक्शन इन वर्ब नॉट इन्फिनिटिव, कि एक्शन इन इन्फिनिटिव, ठीक है, कि पुट एक्शन इन वर्ब, कि आपको चाहिए कि इन्फिनिटिव का आप यूज़ ना करें, ठीक है। इन सेंटेंस को आप देखें आपको आइडिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।